हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से चैप्टर चल रहा है दोस्तों थर्ड, विद्युत धारा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर जो है ये थर्ड चैप्टर है, तो यहाँ डाल लेंगे तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा, आइए दोस्तों पढ़ते हैं विद्युत धारा। तो आइए दोस्तों पहली हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे विद्युत धारा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत धारा में। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे विद्युत धारा में कि आवेश की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी जो आवेश है उसके जो प्रति सेकंड प्रवाहित होने की दर है, अनुपात है, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जितनी दूरी तक प्रवाहित होता है वह 1 एम्पियर के बराबर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक में किसी चालक में किसी चालक में आवेश किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। माना किसी चालक में माना किसी चालक में Q आवेश T समय में I धारा प्रवाहित होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब इसका फार्मूला किस तरीके से बनेगा। तो देख लेते हैं विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश या आवेश की प्रवाह दर। तो लिखेंगे दोस्तों प्रवाहित आवेश और अपॉन में क्या लिखेंगे, समय। प्रवाहित आवेश बटे समय। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते थे I से। तो I बराबर आवेश, प्रवाहित आवेश क्या है, Q अपॉन समय क्या लगा है, T। तो दोस्तों ये जो है ये हमें विद्युत धारा का फार्मूला प्राप्त हो गया इस तरीके से। ये तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, विद्युत धारा का फार्मूला प्राप्त कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका SI पद्धति में मात्रक। तो लिखेंगे SI पद्धति में मात्रक। अब ऊपर है Q आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम प्रति, नीचे समय दिया गया, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड।
तो इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं एम्पियर या एम्पियर, एम्पियर होता है। आइए अब इसे क्या करते हैं दोस्तों, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये फार्मूला मिल गया दोस्तों हम लोगों को, I बराबर आवेश Q। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब आइए देख लेते हैं विद्युत धारा के गुण में, देख लेते हैं गुणधर्म क्या होते हैं। तो इस तरह का कोई चालक ले लेते हैं एक, तो इस तरह का दोस्तों एक परिपथ बना लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं। यहाँ पर ये बैटरी है, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये कुंजी लगी है, और इस तरीके से ये एक चालक तार है, लिख लेंगे यहाँ पर। ये जो है एक चालक तार है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस चालक तार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना लेंगे इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का ये होता है धनात्मक सिरा, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक आवेश से आवेशित, ऋणात्मक प्रकृति के, तो ये इलेक्ट्रॉन सब क्या आ जाते हैं बैटरी के धनात्मक वाले सिरे की ओर चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाती है, इस साइड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन सब इस दिशा में चलने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा है इस दिशा में। जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आते हैं और जो जहाँ बैटरी लगी होती है, तो जब धारा बहती है तो हमेशा धनात्मक सिरे से बहती है, तो धारा की दिशा हो जाएगी ये वाली। यानी देखा जाए विद्युत धारा ऊपर की ओर है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा नीचे की ओर है। यानी विद्युत धारा अगर कहा जाए तो इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा होती है। तो आइए ये पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। अब ये चालक तार है, चालक तार के पास कैसे इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक तार के अंदर हमें क्या मिल जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं। तो आइए देख लेते हैं, अगला पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रवाह के लिए, धारा के प्रवाह के लिए, धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। विलयन में धारा के प्रवाह के लिए, ये पहला पॉइंट किसके में था, चालक में, यानी चालक में धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब विलयन में देख लेते हैं, तो विलयन में धारा, विलयन में धारा के प्रवाह के लिए
विलयन में धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन आवश्यक होते हैं। मुक्त आयन आवश्यक होते हैं। आवश्यक होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये तो एक मुक्त चालक तार था। चालक तार में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होती थी। अब देख लेते हैं एक ऐसा चालक तार ले लेते हैं। इस तरह से ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार के दोनों सिरों को एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये प्लस चला जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, लेकिन ये काहे का है? ये है प्लास्टिक का। लिख लेते हैं। ये चालक तार ले लेते हैं, प्लास्टिक का है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिस चालक तार के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसमें धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी, धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर धारा बहेगी नहीं। तो धारा इज नॉट हो जाएगी, धारा बहेगी नहीं। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट लिखेंगे परिपथ में एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर जिससे धारा मापी जाती है वो कौन से क्रम में लगाते हैं? परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर जब भी लगाएंगे तो ये कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। अब आइए अगला पॉइंट मेंशन कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट लिखेंगे धारा को मापने के लिए धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग करते हैं। आदर्श एमीटर धारा को अति सूक्ष्म अवशोषित करता है। धारा को क्या करता है? अति सूक्ष्म अवशोषित करता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका जो सबसे मेन पॉइंट है विद्युत धारा में। अब मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही पद्धति का मात्रक देख लिया, विद्युत धारा की दिशा भी देख ली कि दिशा कौन सी दिशा होती है? दिशा होती है इसके इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। तो अब देख लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक देख चुके हैं, राशि देख लेते हैं। तो लिखेंगे विद्युत धारा की राशि। तो दोस्तों देख लेते हैं विद्युत धारा कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा या सदिश राशि होगा? तो यहां पर लिख लेते हैं आगे अदिश या सदिश। अब देख लेते हैं अदिश क्या होता है और
सदिश क्या होता है? तो दोस्तों अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अब देख लेते हैं विद्युत धारा कौन सी राशि है, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है, जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर, इसकी दिशा भी होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? तो दोस्तों ये राशि हो जाएगी सदिश नहीं, सदिश राशि नहीं, ये राशि होगी अदिश। अब पूछो ऐसा क्यों, इस बात को भी हम लोग समझाते हैं कि किस तरीके से ऐसा होगा। तो देख लेते हैं ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसका एक अंतिम पॉइंट होता है विद्युत धारा सदिश योग के नियम का सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, नियम का पालन नहीं करती है। और यही पॉइंट है कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश राशियां क्या होती हैं? यानी वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, तथा जो राशियां सदिश योग के नियम का पालन भी करें। विद्युत धारा में 2 गुण तो होते हैं, क्योंकि इसका परिमाण होता है और इसकी दिशा भी होती है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इस वजह से एक ऐसी राशि हो जाती है, यह 2 बच्चों हो जाती है अदिश राशि बन जाती है, यह अदिश राशि हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने विद्युत धारा समझ लिया कि विद्युत धारा क्या है। अब इस चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट परिभाषा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट परिभाषा। तो नेक्स्ट परिभाषा दी गई दोस्तों ओम का नियम। तो आइए समझ लेते हैं ओम का नियम क्या है। तो हेडिंग बना लेंगे ओम का नियम, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ओम का नियम क्या है। तो लिखेंगे सन 1826 या 27 में, सन 1826 या 27 में सर जॉर्ज साइमन ओम ने धारा तथा वोल्टता के विषय में एक नियम प्रतिपादित किया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वह कौन सा नियम था। तो आइए देख लेते हैं नियम कि जॉर्ज साइमन ओम ने कौन सा नियम दिया। तो लिखेंगे किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये परिभाषा है। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे
माना किसी चालक में, लिखेंगे माना किसी चालक में प्रवाहित धारा, माना किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक के सिरों पर तथा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है, तो अब आइए देख लेते हैं क्या होता है। जो विभवांतर है चालक के सिरों का वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई V जो है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, धारा के, इस तरीके से। तो अब हम लोग जानते हैं फिजिक्स में कि यदि चिन्ह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है तो इसे हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक रखते हैं, तो आ जाएगा V बराबर IR, और इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा V बराबर IR। अब आइए देख लेते हैं, लिखेंगे जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है, इसे चालक पर लगा प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक पर लगा प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे प्रतिरोध। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की हेडिंग देख लेते हैं, लिखेंगे किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, के मार्ग में किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो आइए देख लेते हैं प्रतिरोध का किस तरीके से फार्मूला ड्राइव करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों क्या आया था, फार्मूला निकल कर आया था V बराबर IR। तो जब R निकालेंगे तो आ जाएगा R बराबर V हो जाएगा ऊपर और I हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा प्रतिरोध का। तो अब देख लेते हैं प्रतिरोध का SI पद्धति का मात्रक क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे SI पद्धति में मात्रक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा। तो ये दिया गया है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा
वोल्ट प्रति धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका एसआई पद्धति का मात्रक क्या बन जाएगा दोस्तों? वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं इसकी विमा देख लेते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे विमा। तो विमा देख लेते हैं, वोल्ट की विमा देख लेते हैं। तो वोल्ट की विमा क्या आ जाएगी दोस्तों? तो वोल्ट की विमा होती है mL2T-2। उसके बाद में एम्पियर देखेंगे। वोल्ट को और तोड़ लेते हैं पहले दोस्तों। तो वोल्ट को तोड़कर क्या लिखेंगे? वोल्ट को तोड़ेंगे तो आ जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या आएगा? जूल प्रति कूलाम, और इनटू नीचे क्या दिया गया? एम्पियर दिया गया साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम्पियर आ जाएगा, साथ में एम्पियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये दिया गया जूल, जूल की विमा ये होती mL2T-2, और अपान में देख लेते हैं कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती? AT। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? AT। उसके साथ में एम्पियर दिया गया, तो एम्पियर की विमा क्या होती है? एम्पियर की विमा होती है A। अब इस तरीके से ये दोनों ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? M की जगह तो M आ जाएगा, L2। उसके बाद में T, ये नीचे प्लस का दिया गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा T⁻⁻3। उसके बाद में A दो A हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो A⁻⁻2। तो इस तरीके से ये इसकी विमा प्राप्त हो जाती है mL2T-3 A-2। ये इसकी विमा आ गई। अब आइए देख लेते हैं, इस साइड लिखेंगे बड़े प्रतिरोधों के लिए क्या इसका मान रखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बड़े प्रतिरोधों के लिए, बड़े प्रतिरोधों के लिए, तो दोस्तों बड़े प्रतिरोधों के लिए क्या रखते हैं? जैसे दिया जाए 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम बराबर क्या होता है? 10⁶ ओम, इसे बोलते हैं 1 मेगा ओम। इसी तरीके से छोटे प्रतिरोधों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? छोटे प्रतिरोधों के लिए, छोटे प्रतिरोधों के लिए 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि 1 मेगा ओम बराबर क्या होता है? 10⁻6 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। अब आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा किस तरीके से ड्राइव होगी। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें निकली हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार बना लेते हैं इसकी परिभाषा के साथ में इस तरीके से। अब लिखेंगे, तो लिखेंगे माना चालक के सिरों पर, माना चालक के सिरों पर, माना चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध, 1 ओम होता है। चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया इसकी परिभाषा। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इसका गणितीय विश्लेषण किस तरीके से करते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या दिया गया था? फार्मूला दिया गया था R = V/I,
अब सबका मान रख देते हैं दोस्तों। तो V का मान कितना दिया गया 1 वोल्ट, तो आ गया 1 बटे धारा कितनी दी गई है, तो धारा भी दिया गया 1 एम्पियर, तो आ जाएगा 1 एम्पियर। अब दोनों को जब कट करेंगे तो 1 से 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है 1 ओम। तो इस तरीके से दोस्तों 1 ओम निकल आएगा। यदि किसी चालक तार में दोनों उसके सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट का है और चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम के बराबर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ओम का नियम और उसका सत्यापन कर लिया, किस तरीके से ओम का नियम है और उसका किस तरीके से हम लोग सत्यापन करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन। आइए दोस्तों अगली हेडिंग देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग दी गई है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। यह किन किन कारकों पर या दिया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा या क्वेश्चन पूछ देता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए देख लेते हैं किन किन कारकों पर निर्भर करता है या कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें। तो लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध, लिखेंगे किसी चालक तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देख लेते हैं R जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा चालक तार की लंबाई L के, इस तरीके से, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं जहां L चालक तार की लंबाई है, यहाँ लिखेंगे जहां L चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई तथा R चालक का प्रतिरोध है, तथा R चालक का प्रतिरोध है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिया कि पहला इक्वेशन बन गया। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। तो लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध, लिखेंगे यहाँ पर किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब दूसरा इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। तो देख लेते हैं जो चालक तार का प्रतिरोध है R वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, चालक तार की लंबाई के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तो वही लगाते हैं, बस व्युत्क्रम वाली चीज़ क्या कर देते हैं 1 के बटे में लिख देते हैं। तो 1 के बटे में A जाएगा और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। लिख देंगे जहाँ A, लिखेंगे जहाँ A चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जहां ए चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 ऊपर दिया गया r अनुक्रमानुपाती l के, उसके बाद समीकरण दूसरा दिया गया r अनुक्रमानुपाती 1/a के। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा r अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो पहले तो आ जाएगा l लंबाई, उसके बाद में 1/a आ जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा r, चिन्ह लगाएंगे, l का गुणा करेंगे तो l/a आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं, फिजिक्स की भाषा में जब ये चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक रखेंगे। तो r बराबर एक नियतांक लगा देते हैं रो l/a, ये इसका फार्मूला मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ रो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका एसआई पद्धति का किस तरीके से मात्रक डेरिवेट करेंगे। तो देख लेते हैं, जब रो का मान निकालेंगे तो इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा रो इक्वल टू, अब r का a में गुणा हो जाएगा और l आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा r इंटू और a/l, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तब इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से। तो ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फार्मूला। अब आइए देख लेते हैं एसआई पद्धति का मात्रक। तो लिखेंगे यहाँ पर एसआई पद्धति में मात्रक। तो देख लेते हैं एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, मात्रक बना लेते हैं दोस्तों। ये क्या दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा ओम। उसके बाद में ये दिया गया है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर। तो इस वाले मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ओम मीटर। तो इस तरीके से इसका एसआई पद्धति का मात्रक आ गया निकल कर ओम मीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी विमा क्या होगी। तो लिख लेते हैं इसकी विमा। तो इसकी विमा निकालेंगे दोस्तों ओम, अभी पीछे हम लोग निकाल चुके हैं ओम की विमा। तो ओम की विमा क्या निकली थी, ओम की विमा आई थी m/L2T-3a-2। तो इस तरीके से ओम की विमा हम लोगों ने निकाल ली थी। उसी में मीटर की विमा और ऐड कर देते हैं, तो मीटर की होती है L। अब ओवरऑल जब पूरा लिखेंगे तो आ जाएगा m/L3T-3a-2। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी विमा निकल आती है, यानी ओम मीटर की विमा भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके अगली डेफिनेशन। तो अगला पॉइंट है दोस्तों विद्युत चालकता। तो अगला पॉइंट लिखेंगे विद्युत चालकता। तो आइए देख लेते हैं विद्युत चालकता में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत चालकता में क्या है। तो लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध के, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है प्रतिरोध का, तो विद्युत चालकता बन जाता है। तो लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं।
विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसे MHO मोह भी कहते हैं। उसे ओम बोलते हैं, इसे मोह भी कहते हैं। इसे मोह भी कहते हैं। अब देख लेते हैं विद्युत चालकता बराबर क्या होता है। तो लिखते हैं दोस्तों, विद्युत चालकता बराबर, तो विद्युत चालकता बराबर हो जाता है 1/R, यानी ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाता है। तब इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा 1/प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो 1/ओम आ जाएगा। अब उसके बाद में जब ओम को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा, ओम प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद में इसकी विमा देखेंगे कि इसकी विमा क्या होती है दोस्तों। तो लिखेंगे इसकी विमा, तो विमा देख लेते हैं। विमा क्या इसकी निकाली थे हम लोग, ऊपर हम लोग विमा इसकी निकाल चुके थे इस तरीके से ये। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रतिरोध की विमा क्या होती है। तो प्रतिरोध की विमा देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/। अब प्रतिरोध R की विमा देख लेते हैं, तो R की विमा है ML2T-3 और A-2। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसकी विमा आ गई। अब ये वाला जो है ऊपर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर M नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, L प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, T नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, A भी माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी विमा प्राप्त हो जाती है, यानी विद्युत चालकता की हम लोगों ने विमा ज्ञात कर ली। अब आइए देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट परिभाषा। तो नेक्स्ट परिभाषा है दोस्तों विशिष्ट चालकता। लिखेंगे विशिष्ट चालकता, वो थी विद्युत चालकता और ये है विशिष्ट चालकता। विद्युत चालकता में क्या था, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम था। अब इसमें क्या हो जाता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा किस तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे जिस प्रकार से प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जिस प्रकार से प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे। सिग्मा बराबर
1/ρ। तो ये इसका फार्मूला आ गया, सूत्र आ गया निकल कर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो लिखेंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों देख लेते हैं, हाफ सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 इसका मात्रक होता था ओम मीटर, तो नीचे आ जाएगा ओम और मीटर। जब वो नीचे हो जाएगा ओम मीटर, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा ओम मीटर इनवर्स लग जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी विमा क्या होगी। तो इसकी विमा देख लेते हैं। तो विमा दिया गया 1/ρ। अब रो की विमा देख लेते हैं। तो रो की विमा क्या होती है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। इसकी विमा होती है mL3T-3A-2। तो अब ये 1/, में दिया जाता है नीचे, ये रो की विमा है यानी 1/, है, ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। m नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। l प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। t नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। a भी माइनस का, ये ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी ये विमा प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों इसके आगे की जो डेफिनेशन होगी वो देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड नाइट।